पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए समझौते को धरातल पर उतारने के लिए 19 फरवरी को भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है और ये कार्यक्रम राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की सूचना है। इस समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए के 14,000 MOU को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इस भूमि पूजन समारोह में कुल 4,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं मेहमानबाजी के लिए भी खासा इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें शाही बग्गी की तैयारी भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में विशेष तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है। तो पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए समझौते को धरातल पर उतारने के लिए 19 फरवरी को भूमि पूजन का एक बड़ा आयोजन यहां पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सभी 75 जिलों के स्टॉल की यहां पर ब्रेकिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आएंगे 4,000 मेहमान। 10 लाख करोड़ का निवेश होगा। 10 लाख करोड़ का निवेश होने के साथ ही यहां पर मेहमान नवाजी की भी खासा इंतजाम किए गए हैं। तो इसके बाद 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इस भूमि पूजन समारोह में कुल 4,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, तो वही मेहमान नवाजी के लिए खासा इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें शाही बग्गी की तैयारी भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में विशेष तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है। तो बड़ा आयोजन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो 19 फरवरी को भूमि पूजन का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है ये बड़ा कार्यक्रम। तो बता दें, उत्तर प्रदेश से आपको खबर बता रहे, भूमि पूजन समारोह में एयरपोर्ट से IGP तक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। आयोजन में 3D लाइट एंड साउंड शो का भी खासा आयोजन किया जाएगा। 75 जिलों के अलग अलग ODOP स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ा आयोजन यहां पर होने जा रहा है, तैयारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट विशेष लाउंज भी बनाए जाएंगे। समारोह में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पों और ODOP पर खासा फोकस रहेगा। 75 जिलों के स्टॉल के जरिए ODOP की ब्रांडिंग की जाएगी। समारोह में 2 दिन शाम को 3D लाइट साउंड ड्रोन शो भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें 800 मेक इन इंडिया ड्रोन लाइट एंड शो का आयोजन प्रदर्शनी भी की जाएगी। 2 दिन प्रदर्शनी में क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी रहेगी। IGP में 60 स्थानों पर समारोह के लाइव प्रसारण की व्यवस्था होगी। 3 लाउंज बनाए जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से IGP के बीच 5 स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट में 150 वर्ग मीटर का भूमि पूजन समारोह स्पेशल लाउंज भी बनेगा। 2 दिन की प्रदर्शनी के लिए न्यूनतम 500 स्टॉल की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। 3,000 वर्ग फीट के विशाल जर्मन हैंगर का निर्माण किया जाएगा। आने वाले मेहमानों को समारोह की यादें पेन ड्राइव में गिफ्ट दी जाएगी। इसके लिए 5,000 पेन ड्राइव की व्यवस्था की गई है। पहले दिन 700, दूसरे दिन 300 और तीसरे दिन 5,000 लोगों के भोजन का इंतजाम भी किया जाएगा। कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ का निवेश यहां पर होगा और ऐसे में चुनाव से पहले ये बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में होने वाला है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बड़ा आयोजन चुनाव से पहले होने जा रहा है, 10 लाख करोड़ का निवेश होगा। क्या बीजेपी इस आयोजन के माध्यम से वाहवाही लूटने का प्रयास करती हुई नजर आएगी? क्योंकि चुनाव से पहले ये बड़ा आयोजन क्या मायने रखता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 25 फरवरी को यहाँ ग्रांड सेरेमनी मनाई जा रही है, ब्रेकिंग सेरेमनी एक बड़ी सेरेमनी होगी और दूसरी बार एक बार फिर से यहाँ पर निवेशकों को जोड़ने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा काम करने जा रही है, जिसको लेकर यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी है। 19 तारीख को इसका बड़ा आगाज होगा और इसके साथ ही
केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने के तमाम जो प्रदेश है वो भी देखें कि उत्तर प्रदेश में जो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखी जाए कानून व्यवस्था की है, खासकर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंफ्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो उद्योगपति इन्वेस्ट करें उनको किस तरीके से और सहूलियतें दी जाए, खासकर अगर सड़क की बात की जाए या फिर यहाँ परिवहन की बात की जाए, तो ये जो सुविधाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको अमली जामा पहनाना खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। ऐसे में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान किया गया है, जिसमें 4000 मेहमान यहाँ पर आएंगे और उनके जो तमाम जो कार्यक्रम होंगे उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। किन किन बातों को लेकर यहाँ सहूलियतें बढ़ती जाएंगी, खासकर सुरक्षा को लेकर यहाँ जो तमाम दिक्कतें पहले आई थी उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि लखनऊ में जब मेहमानों का स्वागत होगा तो एक भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं और धरातल पर इसकी वास्तविकता दिखाई दे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। जिसमें अगर आप बात की जाए कि 14,000 AMU जो हुए हैं वो लोग जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आया है, उसकी प्रदर्शनी का यहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा। 4000 मेहमान इसमें आमंत्रित किए गए हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर अगर देखा जाए तो विशेष तैयारियां रखी गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर और जहां भी होटल में मेहमानों को ठहराया जाएगा वहां सुरक्षा चौबंद कर दी गई है। सभी जो होटल्स हैं वहां पर जो उसके कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और साथ ही साथ कहीं भी आम लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो उसको लेकर खास यहाँ महत्वपूर्ण जो है तैयारियां की गई हैं। रूट डायवर्जन किया गया है, उससे पहले लोगों को यहाँ पर सूचनाएं दी जाएंगी। तमाम जो छोटे रोड से उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि आने वाले किसी भी आम जो पब्लिक होगी उसको कोई परेशानी ना हो, जो वीवीआईपी मेहमान है उनको कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर खासी तैयारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही है। चलिए ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक और झटका लग सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी लोकसभा चुनावों में संभावित गठबंधन के लिए एनडीए के साथ बातचीत कर रहे हैं। चर्चा है कि बीजेपी ने आरएलडी को उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों की पेशकश की है, वही जयंत का दावा है कि 12 सीटों पर है। चर्चा यह भी की है कि जयंत चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के बाद ही अटकलें तेज हो गई हैं कि दोनों दल आम चुनाव से पहले हाथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि सपा इसे बीजेपी की ओर से फैलाया गया भ्रम बता रही है। दरअसल ये अटकलें इसलिए और तेज हो गई हैं क्योंकि मुलाकात के बीच छपरोली में होने वाली रैली स्थगित कर दी गई है जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच सहमति बनती है तो नए तारीख पर रैली निकाली जाएगी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। देखिए जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट गुर्जर बहु क्षेत्र माना जाता है जहां पर जयंत चौधरी की अच्छी पकड़ है। क्या बीजेपी इस पकड़ को अपने खेमे में लाना चाहती है? अब बिल्कुल देखिए काबिल अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी के पास 10 यहाँ पर विधायक हैं और इसके साथ ही खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं वो पार्टी के साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए
कि जो जयंत चौधरी है वो अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने को लेकर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, 2019 के चुनाव में भी रहा, 2022 के चुनाव में रहा। ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो भूमिका रहती है वो शीर्ष में रहती है। और सबसे बड़ी अगर खटास देखी जाए काजल, वो ये है कि जब यहाँ पर नगर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, नगर पालिका यानी सीधे कहा जाए कि निकाय के चुनाव हो रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने ये गठबंधन तोड़ दिया था और यहाँ पर जो है आरएलडी को सीटें नहीं दी थी, जिसके बाद आरएलडी के कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आरएलडी पूरी ताकत के साथ पश्चिम में चुनाव लड़ती, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन्हें कोई जगह नहीं दी, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आरएलडी के नेता थे, सबसे बड़े और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टी को छोड़ दिया था। इसके साथ ही अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया था। आरोप लगाया था कि लगातार समाजवादी पार्टी के इशारे पर जयंत चौधरी चल रहे हैं, पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जिसके बाद जयंत चौधरी को भी बात समझ में आई कि एक के बाद एक नेता जो है समाजवादी पार्टी पर यहाँ तानाशाही का आरोप लगाते हुए आरएलडी को यहाँ डाउन करने की कोशिश करने की जो बात कह रहे हैं, उसका संज्ञान लेते हुए अब जयंत चौधरी अपनी राजनीति को बदलने को लेकर काम कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में बात चली थी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और अगर आरएलडी मजबूती से लड़ती है तो वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी और अनुमान लगाया जा रहा कि 27 सीटें वहां से अगर गठबंधन जीत कर आ सकता है। अगर देखा जाए कि इसी 2022 के चुनाव में खुद अमित शाह ने कहा था कि आरएलडी हमारी तरफ होनी चाहिए, उस तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये धीमे धीमे से कयास चलते रहे हैं कि आरएलडी कुछ तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया जाए, और कयास क्योंकि राजनीति का भी है, कयास पार्टी को बढ़ाने का भी है, इसलिए जयंत चौधरी कभी ना कभी ये राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व में रहती है और अभी सीटों को लेकर देखा जाए कि अभी जो 16 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए उसमें आरएलडी का एक भी प्रत्याशी नहीं है, तो नाराजगी जरूर आरएलडी के अंदर है। आरएलडी ने अपने पश्चिम क्षेत्र की सीटों में 12 सीटों की मांग की है, और यह मांग इसलिए भी है कि पश्चिम क्षेत्र में पहले से ही चाहे चौधरी चरण सिंह जो आरएलडी के एक तरीके से कहा जाए कि जो स्रोधार है, दूसरी बात चौधरी जयंत सिंह के पिताजी वह भी आरएलडी के लिए काफी यहाँ काम करते रहे और कई बार सांसद भी जीत कर आए हैं आरएलडी से। तो ऐसे में आरएलडी का एक मुख्य उद्देश्य है कि सदन में आरएलडी की प्रमुखता हो, और उसको लेकर अगर एनडीए गठबंधन में बात नहीं बनती है तो जरूर होगा कि जयंत चौधरी बीजेपी से अपनी जो है पैठ बनाते हुए और इसको आगे बढ़ा सकते हैं और बीजेपी के साथ जाकर बीजेपी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर 4 सीट जो बीजेपी दे रही है, तो उसमें अगर वो जो 4 सीट है जिसका नाम है कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा, तो अब यहाँ के जो मौजूदा सांसद है फिलहाल उनकी राजनीतिक भविष्य फिर क्या होगा अगर ये 4 सीट यहाँ पर दे देगी तो? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पे लगातार जो है सर्वे करा रही है। आंतरिक सर्वे भारतीय जनता पार्टी का जारी है और कई बार मीडिया के जरिए ये खबरें निकल कर आ रही, बहुत से सांसदों का टिकट काटा जाएगा, क्योंकि पार्टी उन सांसदों से इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं रही हो या उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रही हो उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं लगाई थी, जिसको लेकर जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लगातार शिकायतें कर रहे थे। और ऐसे में कैराना है, बागपत है और मथुरा है, जो 4 सीटें आरएलडी को देने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ जाट बाहुल इलाका है। ऐसे में एक प्रदेश में भी बड़ा मैसेज जाएगा और अन्य सीटों के साथ ही अन्य प्रदेश, अगर इसमें देखा जाए कि हरियाणा है, राजस्थान है या फिर पंजाब है, यहाँ जो जाट बाहुल इलाके हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होता है तो निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को और फायदा होगा। इसलिए लगातार अंदर खाने की बात कहा जाए कि अमित शाह से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पहले भी मुलाकात हो गई है और अब एक बार फिर कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है, क्योंकि था लोकसभा का, तो ऐसे में बाद में यह प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन हुई है उसमें आरएलडी को इतना महत्व नहीं दिया गया, सीटों को लेकर कोई खास बात नहीं बताई गई है। अखिलेश यादव की तरफ से भी नहीं कहा गया कि उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी। अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में भी आरएलडी की सीटें अभी ना देना, यह नाराजगी जरूर है। और निश्चित तौर से अगर आरएलडी का और बीजेपी का अगर गठबंधन होता है तो पंजाब है और इसके साथ ही हरियाणा है, राजस्थान में यहाँ पर आरएलडी का जो वोट बैंक है, जो खास कहा जाता है जाट वोट बैंक, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पंजाब अगर स्थिति देखी जाए, राजस्थान में आरएलडी के पास विधायक है, वहां भी राजस्थान में उसका वोट बैंक है, तो ये दोनों पार्टी को मिलकर होगा। और ये भी माना जा रहा है कि जब आरएलडी यहां से जीत कर आएगी तो उसे
मंत्री पद भी मिल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचवाने के लिए। तो देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस सियासत में क्या कुछ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपने फैसलों से चौंका सकती है। लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। 27 फरवरी को मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी जल्द ही राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम भी घोषित करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ ही मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रुख करेंगे हम रमेश जी का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी धन्यवाद। जी, आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें रमेश जी, तो ऐसे फैसले ले सकती है चौंकाने वाले? निश्चित रूप से कुछ नाम तो ऐसे चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास 28 सीट अभी है और 1 सीट की उनको चिंता है छिंदवाड़ा वाली। तो छिंदवाड़ा वाले उनको सामने कठिन सीट है, तो इसमें भी वो कहीं ना कहीं ये जो 28 है, तो ये आवश्यक नहीं है कि ये जो अभी सिटिंग एमपी हैं, जो अभी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन्हीं को टिकट हो। अगर इसमें से 8-10 लोगों के टिकट कट जाए और कुछ नए विधायकों को अगर वो उम्मीदवार बना दे, 5-7 विधायकों को बना दे, तो इसमें से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 28 में से मान करके चलिए कि 10-12 टिकट तो उनको बदलना और उसमें से कुछ विधायक उसको दे सकते हैं। अब ये दूसरा जो छिंदवाड़ा की चर्चा आप कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान वहां से लड़ सकते हैं जी। यदि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने जाते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि लगातार, क्योंकि छिंदवाड़ा की सीट लगातार कांग्रेस जीतती रही है, 1977 में भी एकमात्र सीट जो छिंदवाड़ा की कांग्रेस को मिली थी, उसमें छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, टोटल 40 में से केवल 1 सीट छिंदवाड़ा की मिली थी। तो तब जो है बीच में एक चुनाव में भाजपा ने एक रणनीति बना करके जो पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, उनको छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और वो जीत भी गए थे, हार गए थे कमलनाथ। तो कुल मिलाकर के, लेकिन जब दूसरा चुनाव कमलनाथ जी वो पटवा जी ने लड़ा, सुंदरलाल जी पटवा ने, तो फिर वो दूसरा चुनाव पटवा जी हारे, लेकिन एक बार उन्होंने हरा चुके। इसी तरीके की शिवराज जी, अगर आपको ध्यान हो, एक बार वो राघवगढ़ जा चुके हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ने, हालांकि हार गए थे वो चुनाव। तो कुल मिलाकर के भाजपा एक रणनीति ऐसी बना सकती है, अगर शिवराज जी को वहां भेज दे, अगर शिवराज जी को ना भेजे तो कोई बहुत बड़ा नाम कोई दिल्ली से ले आए और उनको वहां पर चुनाव लड़ा दे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा सबसे ज्यादा फोकस इस बार छिंदवाड़ा पे करने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर 27 फरवरी को भी मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटों पर मतदान होना है रमेश जी। तो अब इन चुनाव में खास मायने ये भी रखता है कि 5 सीट पर प्रत्याशी आखिर कौन कौन हो सकते हैं? अब ये तो पार्टियों को तय करना है। 5 में से संभव से 4 भाजपा को जाना है और 1 कांग्रेस को जाना है, टोटल शायद 5 है जी। तो उसमें से 4 जो भाजपा को जाना है, तो बहुत संभावना इस बात की है कि अभी जो 4 ही सदस्य भाजपा के हैं, जिसमें से 2 बाहर के हैं, 2 अपने यहाँ के हैं। तो यदि 2 लोगों को रिपीट हो जाए और 2 नए नाम उसमें से जुड़ जाए, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 2 नाम कोई से भी रिपीट भी हो सकते हैं और 2 नए नाम जुड़ सकते हैं, और मैं समझता हूँ 1-8 दिन में ये क्लियर हो जाएगा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमसे जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा आज उड़ीसा से रायगढ़ पहुंची। इस मौके पर उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को फ्लैग हैंड ओवर किया। आज दर्रा मुंडा में नाइट हाल्ट होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये भी है कि वे गुजरात के तेली समुदाय के हैं। तेली जाति को गुजरात सरकार ने सन 2000 में ओबीसी का दर्जा दिया था। राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, तब राजस्थान और मध्य प्रदेश कवर किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था।
तो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस मौके पर उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को फ्लैग हैंड ओवर किया और इसके साथ ही आज दर्रा मुंडा में नाइट हाल्ट होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वह गुजरात के तेली समुदाय के हैं। तेली जाति को गुजरात सरकार ने सन 2000 में ओबीसी का दर्जा दिया था। राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान और मध्य प्रदेश कवर कर रही थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची थी। लेकिन अब राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, भारत न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, संजय जी का रुख करेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आज छत्तीसगढ़ पहुंची है भारत न्याय यात्रा। फिलहाल यहां पर हमने सुना कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। जी, प्रश्न आप मेरा सुन पाए? जी, अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। जी, यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ पहुंची है भारत न्याय यात्रा और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। जी, निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी की यात्रा उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके रायगढ़ से यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश की है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, तमाम सीनियर लीडर की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का आगमन हुआ है। और उसके बाद वहां पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी जाति पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो है वो उसी वर्ग से नहीं आते हैं, बल्कि वो सामान्य वर्ग के हैं और मोदी जो जाति है वो सामान्य वर्ग में हुआ करते थे। गुजरात सरकार ने उसको बाद ओबीसी वर्ग में शामिल किया है। तो ये अपने आप में जो है विषय है और इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए, ताकि जातिगत जो आंकड़े वो सरकार के पास हो और सरकार उस जातिगत आंकड़ों के आधार पर आने वाले दिनों में जो अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग जो सरकार की नीतियां हैं, वो उसका निर्धारण कर सके। इसलिए जो पार्टी चाहती है कि जाति जनगणना हो और इस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी पर की जाति पर सवाल खड़ा किया। हालांकि इस पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उनको पलटवार किया है और ओपी चौधरी ने राहुल गांधी से पूछा है कि पीएम मोदी की जाति पर सवाल खड़ा करने वाले राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि उनकी जाति क्या है, वो क्या गांधी हैं या वो नेहरू हैं या उनकी जाति क्या है। उन्होंने प्रियंका वाड्रा से पूछा है कि उनको अपनी जाति बतानी चाहिए कि वो गांधी हैं कि वो नेहरू हैं। सीधे सीधे फिरोज गांधी के साथ उनका कनेक्शन जोड़ा, फिर नेहरू के साथ उनका कनेक्शन जोड़ा, नकली गांधी है ये भी कहा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से जाति पर सवाल खड़े हुए। बिल्कुल संजय जी, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर करी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ छूट गया था। अब छत्तीसगढ़ को भी कवर करते हुए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। लोकसभा चुनाव पर इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो दूसरे चरण की यात्रा है राहुल गांधी की, वो शुरू हुई थी, आपने देखा मणिपुर से, और मणिपुर से असम होते हुए और पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए, उड़ीसा होते हुए यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ में 3-4 दिन यात्रा रहेगी
और कोरबा से लेकर के रायगढ़, कोरबा और फिर आगे मनेंद्रगढ़ और सूरजपुर, अंबिकापुर होते हुए, सूरजपुर होते हुए वो यात्रा आगे निकलेगी। तो ये लगातार जो है कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि इस यात्रा के जरिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाई जाए। और सामने लोकसभा चुनाव है, उसके दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने यात्रा का रूट इस तरीके से तय किया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की थोड़ी मजबूत स्थिति है, जैसे कोरबा में अभी वहां से कांग्रेस के सांसद है, और जांजगीर चांपा में अगर पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक जीत करके नहीं आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का फोकस राहुल गांधी की यात्रा के माध्यम से ये है कि उस इलाके में जो कांग्रेस का जनाधार है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस यात्रा का लाभ आगामी चुनाव में कितना देखने को मिलता है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।